अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उसने कोठड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं और मेरे पीछे नईक शरीफ कोठड़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक तरफ चरपई पर मेला सा बिस्तर बिछा हुआ था। आधे फर्श को पतली चटाई ने ढांप रखा था। खुदा जाने क्या अला बला वहाँ पड़ी थी। मैंने कहा, हमें जाफ़र भाई से मिलना है, हम दिल्ली से आए हैं। उसने हमें चरपई पर बैठ जाने का इशारा किया और खुद सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैं ही जाफ़र भाई हूँ। वहाँ के लिए ख़ास कोड वर्ड था जो मुझे नादिर खान ने कश्ती में बैठते हुए अपना मुंह मेरे कान के करीब करते हुए बताया था। मैं नहीं चाहता था कि यह कोड वर्ड हमारे साथी नईक शरीफ को भी मालूम हो। मैंने जाफ़र भाई से कहा, पेंसिल कागज़ मिल जाएगा। जाफ़र भाई खामोश नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। अभी तक उसने असल मौजू पर कोई बात नहीं की थी। यकीनन वो तस्दीक करना चाहता था कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके बारे में नादिर खान उसे बहुत कुछ बता गया हुआ था। जब मैंने पेंसिल कागज़ मांगा तो जाफ़र भाई ने एक संदूक के ऊपर से पुरानी सी कापी और जेब से पेंसिल निकाल कर मुझे दिया। मैंने नईक शरीफ की नज़रें बचाते हुए कापी पर ख़ास कोड वर्ड लिख कर कापी जाफ़र भाई के आगे कर दिया। उसने गौर से कोड लफ्ज़ पढ़ा, फिर अपनी तरफ से उसके नीचे एक और खुफिया लफ्ज़ लिख दिया। जब हम दोनों को यकीन हो गया कि हम असली आदमी हैं तो वो कहने लगा, नादिर खान अभी अभी यहाँ से गया है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोगों को इस कोठड़ी में ही रात गुजारनी होगी। मुझे अफसोस है कि इससे ज़्यादा बेहतर जगह मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं जाफ़र भैया, हम बड़े सख्त जान हैं, हम यहाँ बड़े आराम से रहेंगे। नादिर खान ने इशारा दिया था कि यही शख्स जाफ़र भाई नईक शरीफ को किसी समुद्री जहाज़ के ज़रिए हिंदुस्तान से फ़रार होने में मदद देगा और इसके फ़रार का इंतज़ाम करेगा, मगर उसने अभी तक इस सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। मैंने उसे इस सिलसिले में कुछ पूछना चाहा तो उसने बेनियाजी से कहा, देखा जाएगा, अभी तुम लोग आराम करो। दोपहर का खाना हमने वहीं जाफ़र भाई के छोटे से कमरे में बैठ कर खाया। जाफ़र भाई की शख्सियत ने हमें कुछ ज़्यादा मुतासर न किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह शख्स नईक शरीफ के फ़रार का कोई बंदोबस्त कर सकेगा, जो बहुत मुश्किल काम था। नईक शरीफ भी इस शख्स की तरफ से किसी कदर मायूस हो चुका था, मगर मैंने उसे कहा कि ये लोग बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आते हैं, मगर इनके रबते बड़ी दूर दूर तक और ज़ोर असर होते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। रात को हम कोठड़ी में पड़कर सो गए। आधी रात के बाद जब शो ख़त्म हुआ, वो किसी वक्त आकर वहीं एक तरफ सो गया। सुबह हम उठे तो वो अभी तक सो रहा था। फिर वो जाग पड़ा। हम नाश्ता करने लगे। उसने यानी जाफ़र भाई ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए काम जा रहा हूँ, तुम लोग इस कमरे में ही रहना, बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना निकलना। वो चला गया। कोठड़ी को उसने बाहर से ताला नहीं लगाया था। हमने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी, बस दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो शायद अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर गया था। सुबह का शो शुरू हो गया था, मगर जाफ़र भाई अभी तक नहीं आया था। दोपहर का शो भी ख़त्म हो गया। कोठड़ी में बैठे बैठे तंग आ गए थे, मगर जाफ़र भाई ने हमेशा ज़रूरत के बगैर बाहर जाने से मना कर रखा था। इतने में किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया। मैंने नईक शरीफ की तरफ और उसने मेरी तरफ देखा। हम में से कोई भी दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। जब तीसरी चौथी बार दस्तक हुई तो मैंने नईक शरीफ को चारपाई पर चादर में मुंह सर लपेट कर लेट जाने के लिए कहा। वो जल्दी से चारपाई पर लेट गया और उसने सारे जिस्म को चादर में लपेट लिया। उसने अपना चेहरा भी चादर में छुपा लिया था। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और उसे खोले बगैर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से किसी मर्द की भारी आवाज़ आई, जाफ़र भाई अंदर है क्या? मैंने कहा, वो नहीं है। बाहर से आवाज़ आई, ये लड्डू रख लें, नियाज के हैं, कासिम भाई ने भेजे हैं। मैंने दरवाजे का एक पट खोल कर देखा। कली में एक दुबला पतला जर्द चेहरे वाला आदमी हाथ में प्लेट लिए खड़ा था। प्लेट में 3 लड्डू थे। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ लिया और कहा, यहीं ठहरें, मैं प्लेट वापस लाता हूँ। उस शख्स की उम्र 50 के करीब होगी। कान पट्टियों के बाल सफ़ेद हो रहे थे, सारा दरमियान से गंजा था। वो बड़ी दीदा दिलेरी से मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। मैं उसे रोक न सका। शायद जाफ़र भाई का कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त है। ये जाफ़र भाई सो रहा है क्या?
اس نے چارپائی پر چادر تان کر لیٹے ہوئے نائک شریف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے لڈو وہیں ایک تھالی میں رکھے اور خالی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں جعفر بھائی باہر گیا ہوا ہے اور میں اسے دروازے کے پاس لے آیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا، تم جعفر بھائی کے کون لگتے ہو؟ میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس کا دوست ہوں، شکریہ۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ نائک شریف نے اپنے منہ پر سے چادر ہٹا دیا اور کہا، یہ آدمی مجھے مشکوک لگتا ہے۔ میں نے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، جعفر آ ہی رہا ہوگا۔ ممکن ہے اس کا دوست ہو اور نیاز کے لڈو دینے آیا ہو۔ میں حیران ہوں کہ نئی شریف کو اس پر شک کیسے پڑ گیا تھا، جبکہ مجھے اس آدمی میں کوئی شک و شبہ والی بات نظر نہیں آئی تھی۔ اس وقت شروع رات کے 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ نائک شریف کے شک کرنے کی وجہ سے مجھے اس آدمی کے بارے میں کچھ بے چینی سی لگ گئی تھی۔ میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ آدمی کون تھا۔ مجھے یوں ہی وہم ہونے لگا کہ یہ کوئی خفیہ پولیس کا آدمی تھا۔ میں نے نائک شریف سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں اس آدمی کا پتہ کر کے آتا ہوں کہ یہ کہاں گیا ہے۔ میں تیزی سے کوٹھڑی سے نکل کر سینما ہاؤس کی لابی میں آ گیا۔ دوسرا شو شروع ہو گیا تھا اور لابی تقریباً خالی پڑی تھی۔ وہ آدمی لابی میں نہیں تھا۔ میں لابی سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ آدمی کہیں نہیں تھا۔ میں واپس آ گیا اور نائک شریف کو بتایا کہ وہ آدمی باہر کہیں نہیں تھا۔ شریف کہنے لگا، میرا خیال ہے ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، مجھے کچھ خطرہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ جعفر بھائی ہمارے ہی کام گیا ہوا ہے، آتا ہی ہوگا، ہمیں یہاں نہ پا کر وہ پریشان ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے خطرے کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں جعفر بھائی بھی آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک آدمی آیا تھا، یہ لڈو دے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ قاسم بھائی نے بھیجوائے ہیں۔ جعفر جیسا کھڑا تھا ویسے ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ بولا، اس کا حلیہ کیا تھا؟ میں نے اسے حلیہ بتایا تو وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، قاسم بھائی کون ہے جس نے لڈو بھیجوائے ہیں؟ جعفر بولا، میں کسی قاسم بھائی کو نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھا اور بولا، جلدی سے میرے ساتھ آ جاؤ، جلدی کرو۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہمارے پاس تھا ہی کیا جو وہاں سے اٹھاتے؟ 3 کپڑوں میں تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے نکلا ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑے۔ وہ سینما کی لابی کی طرف آنے کی بجائے سینما کی اس چھوٹی سی گلی میں آگے کی طرف چلنے لگا۔ آگے دیوار کی وجہ سے گلی بند ہو جاتی تھی، مگر دیوار کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جس میں سے جھک کر ہم دوسری طرف نکل گئے۔ دوسری طرف کو ایک اور گلی آ گیا جہاں اندھیرا تھا۔ اوپر کسی جگہ سے ہلکی روشنی گلی میں پڑ رہی تھی۔ یہاں آتے ہی جعفر بھائی تیز تیز چلنے اور ہمیں بھی تیز تیز چلانے لگا۔ اس گلی میں سے ایک اور تنگ سی بگلی گلی تھی۔ اس تنگ گلی میں جعفر بھائی ایک مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ کہنے لگا، اوپر آ جاؤ۔ اس نے ڈیوڑی کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دیا اور ہمیں لے کر ایک چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں آ گیا۔ یہاں زمین پر صرف ایک چٹائی بچھی تھی۔ کونے میں فلموں کے پرانے گول گول ڈبوں کا ڈھیر لگا تھا۔ دیوار کے ساتھ بجلی کا کمزور بلب جل رہا تھا۔ گلی کی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی وہ بند تھی۔ کہنے لگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ CID کا آدمی تھا، اس لیے میں تم لوگوں کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آیا ہوں۔ تم لوگ یہاں نیچے بالکل نہ آنا۔ میرے جانے کے بعد کمرے کی بتی بند کر کے چٹکنی اندر سے لگا لینا۔ کوئی لاکھ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بالکل نہ کھولنا۔ میں باہر حالات کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور کافی دیر بعد واپس آیا۔ کہنے لگا، اس آدمی کا مجھے کوئی سراغ نہیں مل سکا جو میری کوٹھڑی میں لڈو لے کر آیا، تو اس کا صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا۔ اب تمہیں جتنے دن اس شہر میں لگیں گے تمہیں اسی جگہ رہنا ہوگا اور تم 1 منٹ کے لیے بھی یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے۔ میں تمہیں کھانا پہنچا دیا کروں گا۔ میں نے پوچھا، نائک شریف کا کوئی انتظام ہوا ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لینا، میں نیچے ڈیوڑی میں تالا لگاتا جاؤں گا۔ میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے خوفناک جنگلوں میں کئی دن اور کئی راتیں گزاری ہیں،
मगर जो 3 रातें मुझे बम्बई की उस अंधेरी गली के 3 कमरे में कैद की हालत में रहकर गुजारनी पड़ी वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। चौथे दिन जाफ़र भाई ने आकर नाइक शरीफ से कहा, तुम्हारा बंदोबस्त हो गया है। हमें बड़ी खुशी हुई। वो हमारे पास बैठ गया और बोला, आज रात को तुम दोनों यहाँ से मेरे साथ एक और जगह चलना होगा। मैंने पूछा, क्या किसी मुसाफिर बरदार जहाज़ में इंतज़ाम हुआ है? जाफ़र ने कहा, इसको तुम छोड़ो। एक समुद्री माल बरदार जहाज़ आज रात 3 बजे बम्बई की बंदरगाह से बसरे की जानिब रवाना होने वाला है। अपने जवान को उस जहाज़ में सवार करा दिया जाएगा। ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी थी। नाइक शरीफ के चेहरे पर मैं पहली बार रौनक देख रहा था। वो दिन भी गुजर गया। जाफ़र भाई दूसरा शो ख़त्म होने के बाद कोई 12 सवा 12 बजे हमारे पास आया और आते ही बोला, निकल चलो। हम पहले से तैयार बैठे थे। इस कैद खाने से निकल कर हम अंधेरी गली में से गुजर कर एक बाज़ार में आ गए। यहाँ एक टैक्सी पहले से खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। टैक्सी की हेडलाइट्स बुझी हुई थीं। टैक्सी वाला भी कोई अपना आदमी लगता था। हम टैक्सी में बैठ गए तो जाफ़र भाई ने उसे कहा कि चलो बाबू। टैक्सी चल पड़ी। हम बम्बई की रोशन और मॉडर्न सड़कों से हटकर वीरान और खाली खाली सड़कों पर जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद समंदर की नमदार हवा मुझे महसूस हुई। फिर दूर समंदर में समुद्री जहाज़ की रोशनियाँ और पानी में उन रोशनियों की आग से नज़र आने लगे। टैक्सी एक बहुत बड़े और ऊंची ऊंची दीवारों वाले माल गोदाम के पीछे दीवार के पास आकर रुक गई। टैक्सी ड्राइवर, जिसको जाफ़र भाई ने बाबू कहकर बुलाया था, हमारे साथ ही टैक्सी से निकल आया। माल गोदाम के आसपास गहरी खामोशी छाई हुई थी। माल गोदाम का बड़ा दरवाज़ा बंद था। हम एक छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर लकड़ी और लोहे के बड़े बड़े क्रेट एक दूसरे के ऊपर दीवार के साथ छत तक लगे हुए थे। ये बंदरगाह का माल गोदाम था। वहाँ रोशनी हो रही थी। सिवाय हमारे वहाँ कोई और शख्स मौजूद न था। अंदर जाते ही जाफ़र भाई और टैक्सी ड्राइवर बाबू ने मिलकर एक जगह से लकड़ी का खाली बक्स उठाया और कोने में दीवार के साथ रख दिया। उस बक्स की शक्ल ताबूत जैसी थी, जिसमें मुर्दे को लिटाकर कब्र में दफन किया जाता है। ताबूत के अंदर गद्दा बिछा हुआ था। पहलू की दीवारों के साथ गद्दियाँ लगी थीं। दीवार में जगह जगह अंदर हवा के आने जाने के वास्ते सुराख बनाए गए थे। मैंने जाफ़र भाई से पूछा, ये किस लिए है? उसने नाइक शरीफ की तरफ इशारा किया और कहा, ये अपने जवान के लिए है। जो ड्रामा बम्बई के माल बरदार गोदी से इस ताबूत को जहाज़ पर पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था, वो ये था कि पुर्तगाल का एक जहाज़ माल लेकर बरास्ता बम्बई बसरे जा रहा था। उसके कप्तान से अपने आदमी जाफ़र भाई के पहले ही से ताल्लुकात थे। एक ख़ास रकम के एवज़ माल बरदार जहाज़ का कप्तान नाइक शरीफ को बम्बई से उठाकर बसरे ले जाने के लिए राज़ी हो गया था। कप्तान ने बंदरगाह के अमले के एक कस्टम अफसर को एक ख़ास रकम देकर राज़ी कर लिया था कि वो बम्बई से वलायती शराब की 200 बोतलें स्मगल करके बसरे और दुबई ले जा रहा है, जो एक ताबूत में बंद होंगी। और मशहूर ये किया जाएगा कि जहाज़ के अमले का एक आदमी मुतअद्दी बीमारी का शिकार होकर मर गया है, इस ख्याल से कि बम्बई की बंदरगाह बीमारी के जरासीम से महफूज रहे। मुर्दे को ताबूत में बंद कर दिया गया है और उसे इसी हालत में रफ जहाज़ पर लोड कर दिया जाएगा और खलीज के समंदर में ताबूत समेत फेंक दिया जाएगा। कस्टम का अफसर चूँकि साथ मिला हुआ था, इसलिए इस बारे में उसने ज़्यादा छानबीन न किया और कप्तान को अपने अमले के फ़र्द की ताबूत में बंद लाश जहाज़ पर लोड करने की इजाज़त मिल गई। अब ताबूत शराब की बोतलों की जगह नाइक शरीफ को लेटाया जाना था और मुझे जाफ़र भाई और टैक्सी ड्राइवर को, जो अपना ही आदमी था, पादरियों का लिबास पहनकर ताबूत के साथ ही जहाज़ पर जाना था और ताबूत वहाँ रखवा कर वापस आ जाना था। नाइक शरीफ ने झुककर ताबूत के सुराखों को देखा। जाफ़र भाई बोला, फ़िक्र न करो, इससे तुम्हें ताज़ा हवा आती रहेगी और तुम्हें ताबूत में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए लेटना होगा। जहाज़ के केबल में पहुँचते ही तुम्हें ताबूत से निकाल लिया जाएगा। ड्राइवर बाबू ने कलाई पर बंधी घड़ी देख कर कहा, जाफ़र भाई, वक्त बहुत कम रह गया है, हमें आधे घंटे में गोदी पर पहुंच जाना चाहिए। कप्तान को हम वहां ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करा सकते। जाफ़र ने एक दूसरा बक्स खुलवाया। उसमें से हम 3 आदमियों के लिए पादरियों का लिबास था, सियाह लंबे चौड़े सियाह बूट, गले में डालने वाले सियाह मफलर और चांदी की छोटी सलीबें। हमने फ़ौरन अपना लिबास उतार कर बक्स में रखे और पादरियों का लिबास पहन लिया। हाथों में चांदी की छोटी सलीबें थाम ली।
जाफ़र भाई ने मुझे कहा, तुम बिल्कुल खामोश रहकर हमारे साथ चलोगे। नईक शरीफ ताबूत में लेट गया। ताबूत को बंद करके छोटे 6-7 कील लगा दिए गए। हमने ताबूत उठाया और उसे टैक्सी के ऊपर रखकर रस्सियों से बांध दिया और बाबू की गाड़ी रात की तारीकी में उस वीरान गोदाम से निकलकर बंदरगाह की उस गोदी की तरफ चल पड़ी जहाँ दूसरे मुल्कों के माल बरदार जहाज लंगर अंदाज होते थे। यह फासला टैक्सी ने 15-20 मिनट में तय कर लिया। टैक्सी एक गेट में से गुजरकर दूसरे गेट के पास आई तो उसे रोक दिया गया। गार्ड ने टैक्सी के ऊपर ताबूत को और अंदर 3 पादरियों को बैठे हुए देखा तो उसने अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जाफ़र भाई ने मेरे कान में कहा, पुर्तगाली कप्तान ने इन लोगों को बता दिया होगा। हमारी गाड़ी काफ़ी बड़े प्लेटफार्म से गुजरती हुई एक गोदी में दाखिल हुई तो हमने एक बहुत बड़े जहाज़ को देखा जो गोदी के साथ लगा हुआ था और एक जानब से आकर नीचे कुछ माल ऊपर चढ़ाया जा रहा था। एक सुर्ख दाढ़ी वाला वर्दी पोश मजबूत 1.5 आदमी जो कप्तान ही था अपने अमले के 4-5 आदमियों के साथ हमारी तरफ आ गया। कस्टम के अमले का एक अफसर भी वहाँ मौजूद था। ताबूत को टैक्सी के ऊपर से उतारा गया। कस्टम इंडियन अफसर ने कप्तान की तरफ एक कागज़ जो तख्ती पर लिखा हुआ था बढ़ाया। कप्तान ने उस पर दस्तखत कर दिया। हम तीनों पादरियों के भेष में चेहरे सोगवार बने, हाथ बांधे खामोश खड़े थे। ताबूत ऊपर ले जाया जाने लगा। हम भी ताबूत के पीछे पीछे जहाज़ पर चढ़ गया। ताबूत को जहाज़ के केबिन में रखवा दिया गया। कैप्टन ने अमले के आदमियों को बंदरगाह से चले जाने का हुक्म दिया। जब केबिन में हम लोग ही रह गया तो जाफ़र भाई ने ड्राइवर बाबू से कहा, इसे खोल दो। कप्तान भी ड्राइवर बाबू के साथ लग गया। उन्होंने चंद लम्हों में ताबूत का ढक्कन उठाया तो अंदर नईक शरीफ बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। वो फ़ौरन उठकर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, मरने से पहले कब्र में बंद होने का तजर्बा हो गया है, क्या हम जहाज़ पर आ गए हैं? मैंने कहा, हाँ जवान, अब समझो कि तुम पाकिस्तान पहुंच गया। कप्तान सिगार सुलगाते हुए बोला, तुम लोगों को 3 मिनट में जहाज़ से उतर जाना होगा। ये कहकर वो केबिन से निकल गया। मैंने नईक शरीफ से कहा, जवान, ये जहाज़ सबसे पहले बसरे जा रहा है। बसरे की बंदरगाह से बाहर तक तुम्हें कप्तान का आदमी खुद ले जाएगा। बसरे पहुंचते ही तुम्हें वहां पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंचना होगा और उन्हें बता देना कि तुम पाकिस्तान के जंगी कैदी हो और इंडिया की कैद से फरार होकर आए हो। हमारे बारे में वहां किसी को कुछ न बताना। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना कि बम्बई के पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ताजर ने तुम्हें एक माल बरदार जहाज़ पर सवार करा दिया था। जाफ़र भाई ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर नईक शरीफ को दिया और कहा, इसमें बसरे की करेंसी के कुछ नोट हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने तक पहुंचने में तुम्हारे काम आएंगे। खुदा हाफिज। उस वक्त नईक शरीफ ताबूत से निकलकर केबिन के बर्थ पर बैठा था। वो उठकर हमसे बारी बारी गले लगकर मिला। मैंने उसे कहा, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में पहुंचकर वहाँ की हवाओं को, वहाँ के शहरों को, वहाँ के प्यारे जवानों को मेरा सलाम कहना। पाकिस्तान जिंदाबाद। नईक शरीफ की आंखों में भी शिद्दत जज्बात से आंसू आ गया। जाफ़र भाई बोला, अब चलो भैया। हम केबिन से निकले और जहाज़ की तंग राहदारी से गुजरते हुए जहाज़ पर लगी सीढ़ी पर से नीचे उतर गया। उस वक्त जहाज़ के चलने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और ऊपर की तरफ जो तख्ता जहाज़ पर लगाया गया था वो उठाया जा रहा था। हम पादरियों के भेष में मायूस चेहरे बनाए आहिस्ता आहिस्ता चलते टैक्सी में जाकर बैठ गया। बाबू ने टैक्सी वहाँ से बाहर निकाली और जब हम बंदरगाह के इलाके से निकलकर बम्बई की खुली और वीरान सड़क पर आया तो मैंने जाफ़र भाई से कहा, जाफ़र भाई, तुमने बड़ा काम किया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? जाफ़र भाई बोला, हम तो यहाँ अपनी ड्यूटियाँ अदा कर रहे हैं और जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों के लिए तो हमारी एक जान क्या 1000 जान हाजिर है। गोदाम में वापस आकर हमने पादरियों वाला लिबास उतार कर अपने अपने कपड़े पहने और एक बार फिर टैक्सी में सवार होकर रात के अंधेरे में बम्बई की सड़कों पर रवाना हो गया। टैक्सी ड्राइवर बाबू हमें जाफ़र भाई के घर वाली तंगो तरीक गली के बाहर छोड़कर चला गया। उस वक्त रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। जाफ़र भाई कहने लगा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं अब वापस श्रीनगर अपने कमांडर शेरवान के पास जाऊंगा, उन्हें मेरी सख्त ज़रूरत है। ठीक है। बम्बई सेंट्रल से दिल्ली की तरफ एक गाड़ी दिन के 9:15 बजे छोड़ती है। एक गाड़ी रात के 9 बजे बम्बई सेंट्रल से ही दिल्ली की तरफ रवाना होती है। मैं तुम्हें रात की गाड़ी पकड़ने का मशवरा दूंगा। मैंने कहा,
جیسے تم کہتے ہو میں ویسے ہی کروں گا۔ جعفر بھائی بولا، پھر تم آج رات کی گاڑی سے چلے جانا، میں تمہارے لیے بمبئی سینٹرل سے دلی تک ٹکٹ شام کو لیتا ہوں گا۔ میں دن کے وقت نہیں آ سکوں گا، تمہارا کھانا یہاں پڑا ہے، اسے گرم کر کے کھا لینا، ترمس میں چائے بھی پڑی ہے، خدا حافظ۔ جعفر بھائی چلا گیا۔ میں چٹائی پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نادر بھائی کو اپنے مشن کی کامیابی کی رپورٹ کیسے دوں۔ پھر خیال آیا کہ جعفر بھائی اسے خود ہی بتا دے گا میرا جانا ٹھیک نہیں، اور پھر مجھے جعفر بھائی نے مکان سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ دن کسی نہ کسی طرح اس چھوٹے سے کمرے کے قید خانے میں گزر گیا۔ حیرانی کی بات تھی کہ گلی میں 2-3 مکان اور بھی تھے، مگر کبھی کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی، لگتا تھا کہ سارے مکان خالی ہیں۔ شام کے وقت جعفر بھائی آیا، وہ میرے لیے ریل کا ٹکٹ اور کھانے پینے کو مختلف اشیاء لایا تھا۔ یہ بمبئی سے دلی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ تھا۔ کہنے لگا مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے سکتے ہو۔ میں نے کہا نادر خان نے مجھے جو پیسے دیے تھے وہ سری نگر پہنچنے کے لیے کافی ہوں گے۔ جب میں نے اسے کہا کہ وہ ہمارے کامیاب مشن کی خبر نادر خان کو پہنچا دیا تو جعفر بولا یہ خبر میں نے کل رات ہی اسے پہنچا دی تھی۔ جعفر بھائی نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور کانچ لگا کر کہنے لگا تم یہاں سے 8:30 بجے کے قریب نکل جانا، تم اکیلے ہی جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ راستے میں کسی جگہ مت رکنا، ٹیکسی موٹر رکشہ جو بھی ملے نکل جانا، بس میں نہ بیٹھنا، باقی تم خود جانتے ہو کہ تمہیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ جاتی دفعہ ڈیوڑی کا دروازہ بند کر جانا۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں جعفر بھائی کو گلے ملنا چاہتا تھا، مگر اس آدمی نے صرف مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا یہ ٹھیک ہے۔ باعمل آدمی تکلفات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔